गड़बड़ी है उस गड़बड़ी का नाम जातिवाद है, उस गड़बड़ी का नाम मनुवाद है, उस गड़बड़ी का नाम, और मैं ये कह रही हूँ, ब्राह्मणवाद है, जिसको लेकर के यहाँ पे इतना ड्रामा कर रहे हैं। एक टीचर ने कनॉट प्लेस में बोला कि पाँव की जूती को सर पे रखेंगे क्या SC ST समाज के बारे में। मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, ये आपका भी नारा होना चाहिए। ये आपकी जाति के बारे में, ये ब्राह्मणों के बारे में नहीं है। UGC खुद कहता है कि 118% जो केसेस हैं जातीय भेदभाव के वो बढ़ गए हैं। तो अगर ये केसेस बढ़ गए हैं तो मतलब इस तरीके के रेगुलेशंस आने होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आर्ट्स फैकल्टी में अभी हम हैं और यहाँ पे काफ़ी युवा लोग हैं जो कि UGC रेगुलेशन को फिर से लागू करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर नहीं दिखाई जा रही होगी कि UGC रेगुलेशन को फिर से लागू किया जाए। तो ये लगातार जो है देश में दिल्ली, पटना, इलाहाबाद कई जगह इसको लेकर आंदोलन हो रहा है और इसी मुद्दे को दिखाने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ नया पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी, ये जो समाज दो धड़े में बटा हुआ है, एक तरफ तो एक ऐसा धड़ा है जो कह रहा है कि सवर्ण अभागा है, रुआ रुआ उखाड़ लो, दूसरी तरफ वो धड़ा है जो कह रहा है कि हमारे साथ एट्रोसिटी होती है। खुद सरकार की जो समिति है वो 118% का डेटा जो है बता चुकी है। तो ये लेकिन जो विवाद है तो उसको कैसे देखती हैं आप? ये विवाद नहीं है, ये समाज का एक बहुत, हिंदुस्तानी समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोई इंसान कोई खाने की चीज़ खा के कह सकता है हमारे लिए नमक ज़्यादा है, कोई कह सकता है नमक कम है, लेकिन जाति का मसला एक सब्जेक्टिव मसला नहीं है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो आप मैथ्स को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं ना, आंकड़े सच बताते हैं। और अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो एक तरफा रूप से आपको दिखता है कि जुडिशरी में, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में, हर जगह पे आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन हिंदुस्तानी समाज का डोमिनेंस देखने को मिलता है। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप डेटा देखते हैं तो फैकल्टी अपॉइंटमेंट का आप डेटा देख लीजिए, उसमें एक तरफा डोमिनेंस देखने को मिलता है समाज के एक सेक्शन का। आपके कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, कौन हायर एजुकेशन में पढ़ पाते हैं, आप इसका डेटा देख लीजिए। वो डेटा एक तरफा रूप से ये चीज़ एस्टैब्लिश करेगा कि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हर जगह पे एक सेक्शन, समाज का एक सेक्शन है जिसका वहाँ पे आधिपत्य है। और वो कौन सा सेक्शन है? ये चीज़ बोलने में तो कोई बुराई नहीं है कि चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, इन सब सेक्शंस में समाज में तथाकथित अपर कास्ट के लोग स्थापित हैं। इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं है। इसमें आप उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और उनका प्रतिनिधित्व उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट भी नहीं है। जो समाज का पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में, फॉर्मल सेक्टर में एक मेजॉरिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर सिंपल रूप से ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, और हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी का नाम जातिवाद है, उस गड़बड़ी का नाम मनुवाद है, उस गड़बड़ी का नाम, और मैं ये कह रही हूँ, ब्राह्मणवाद है, जिसको लेकर के यहाँ पे इतना ड्रामा कर रहे हैं। अब ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद का क्या मतलब? अभी जो कुछ लड़के आए थे जो धक्का मुक्की कर रहे थे कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद के नारे आप क्यों लगा रहे हो, ब्राह्मणवाद वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, एक जाति के खिलाफ है ये जाति के खिलाफ नहीं। ब्राह्मणवाद का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे समाज का एक सेक्शन हर जगह पे उस सेक्टर को डिक्टेट कर रहा है। लोग कैसे सोचेंगे, सही और गलत, अच्छा और बुरा, मेरिट किसको कहते हैं और कौन आरक्षण से आता है, इसकी समझदारी, किसको छुआ जाना चाहिए, किसके साथ शादी होगी, किसके घर में जाके खाना खाया जाएगा, किसको त्योहारों में बुलाया जाएगा, इसकी परिभाषा को जो लोग डिफाइन करते हैं, प्लस जो लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भारी मात्रा में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जो फैकल्टीज में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ओवर रिप्रेजेंटेड है, जो सरकारी नौकरियों में ओवर रिप्रेजेंटेड है, हर वो चीज समाज की जो समाज में मलाई है
हर उस तरीके से जो लोग उस मलाई को खा रहे हैं वो इस सिस्टम को चला रहे हैं, और उन लोगों का नाम या उन लोगों की जो ये व्यवस्था है उसका नाम ब्राह्मणवाद है। तो अगर वो व्यक्ति जो यहाँ पे आए थे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में हम एक ऐसी दुनिया बनाएं, हम एक ऐसे देश के नाम से जाने जाएं, हम ऐसा समाज बने जहाँ पे ना हम किसी को असहज करें, इस कदर असहज करें कि वो सांस्थानिक हत्या के लिए मजबूर हो जाए, और ना हमारे आसपास व्यक्ति समाज में ऐसा महसूस करे कि वो बाकी सेक्शन से कमतर है। तो अगर आप इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद ये आपका भी नारा होना चाहिए। ये आपकी जाति के बारे में, ये ब्राह्मणों के बारे में नहीं है। वो ब्राह्मण जो इस व्यवस्था से, इस ऊंच नीच की व्यवस्था से त्रस्त हैं और चाहते हैं कि समाज में बराबरी हो, हर एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर हो, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले नौकरी की, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले शिक्षा की, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपनी ज़िंदगी को डिग्निफाइड तरीके से जीने की, हर उस इंसान का ये नारा होना चाहिए। यहाँ एक सवाल है कि यूजीसी रेगुलेशन जब आया 2026, तो आने के बाद ही जो है बहुत बड़े स्तर पे विरोध मीडिया में दिखाया जाने लगा। मीडिया के जो न्यूज़ एंकर्स हैं और काफ़ी जगहों पे जो है प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया। आप लोग या बहुत सारे लोग जो SC/ST समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून सही है और इसमें कुछ अस्पष्टता है, तो इसको और ज़्यादा मजबूती से बनाया जाना चाहिए। तो ये जो इतने बड़े स्तर पर ये दिखाया गया कि ये गलत है, उस चीज़ को जो बताया गया मीडिया के एंगर्स के द्वारा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और आखिर गलत अगर नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिनों के अंदर ही उसको क्यों स्टे लगा दिया? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो सरकार की जान निकल गई ये रेगुलेशंस लाने में। आबिदा सलीम तडवी, पायल तडवी की माँ, और राधिका वेमुला, रोहित वेमुला की माँ सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से इस केस को लेकर के लड़ रही हैं। कोर्टरूम में बैटल चल रही है, और उन कोर्टरूम से 6 साल के लंबे वक्फे के बाद रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या को 10 साल हो गए हैं इस साल। इसके बाद इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल सही बात है कि बहुत अधपक्का, आधे मन से लाया हुआ वो नोटिफिकेशन था। कहने को तो वो एक नोटिफिकेशन था समाज में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गैर बराबरी को एड्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आप वो रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो पहली बात आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इन रेगुलेशंस का आना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में क्यों जरूरी है। यूजीसी खुद कहता है कि 118% जो केसेस हैं जातीय भेदभाव के वो बढ़ गए हैं। तो अगर ये केसेस बढ़ गए हैं तो मतलब इस तरीके के रेगुलेशंस आने होंगे। दूसरी चीज, भेदभाव एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दिखता कैसा है? हॉस्टल के अलॉटमेंट से लेकर के वाइवा वॉसे में कौन सी जाति के व्यक्ति को नंबर उसकी जाति के हिसाब से मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे कि जब आप पढ़ के निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो आपको जो एडमिशन, आप जो फैकल्टी लगेंगे तो उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आज के समय पे एडहॉक में जो पढ़ा रहे हैं उसमें इतनी भारी संख्या आपको ओबीसी फैकल्टी की मिलती है, लेकिन परमानेंट फैकल्टी कितनी है? साफ नंबर्स बताते हैं। तो आज के समय पे जब हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि ये होगा, पहली बात तो ये रेगुलेशंस का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये रेगुलेशंस ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जातीय भेदभाव किसी एक व्यक्ति विशेष की बुरी धारणा से नहीं आता है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान में कमी है, उसकी समझदारी में गड़बड़ है, इससे जातीय भेदभाव नहीं उत्पन्न होता है। जातीय भेदभाव हमारे इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है, हमारे समाज के जिस भी तरीके से लोग समझते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे घरों का हिस्सा, हमारे परिवार का हिस्सा, दोस्तियों का हिस्सा है, हर संबंध सिखा दिया जाता है, बिल्कुल सिखा दिया जाता है। तो ये अगर हिस्सा है तो इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्लियरली लिखना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन दिखता कैसा है इंस्टीट्यूशंस में। और ये लोग जो 2 दिन के उछल कूद किए सड़कों पे, 5 लोग होते थे तो टीवी मीडिया उनको 5000 बताता था, 10 लोग होते थे तो 10,000 बताता था। पहली बात तो प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चल रहा है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जितनी भी इस तरीके की प्रोटेस्ट हुई, आप उनका उदाहरण दीजिए, उनमें क्या बातें बोली जा रही हैं? उनमें बातें बोली जा रही हैं कि गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है इस प्रावधान के माध्यम से। ठाकुर ब्राह्मण जीते, SC/ST हारे, ये थंबनेल भी चला।
ठाकुर ब्राह्मण जीते एस, ये भी थंबनेल चला। ये बात चल रही है कि ये लोग हमारी सीट खा लेते हैं। ये बात चल रही है, एक टीचर ने कनॉट प्लेस में बोला कि पाँव की जूती को सर पे रखेंगे क्या SC ST समाज के बारे में। तो इस तरीके का हर एक व्यक्ति जो इस तरीके की प्रोटेस्ट में गया है, जो ये समझदारी रखता है, वो इस सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम की बुराइयों को एड्रेस करने के लिए ये प्रावधान बने थे। तो आपकी प्रोटेस्ट इस बात का प्रूफ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के प्रावधान आने होंगे। और अब हमारा प्रोटेस्ट देख लीजिए, कल यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी पे एक प्रोटेस्ट हुआ। ऐसा ने एक पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया। उस पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल में प्रोफेसर एस इरफान हबीब, जो इतने बड़े हिस्टोरियन हैं, उनके ऊपर इसी यहाँ पे ABVP के कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, कूड़े का डब्बा फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। उनके प्रोटेस्ट में तो हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया कि पानी फेंका, पत्थर फेंका। फिर आपको इस चीज से क्या परेशानी है कि यहाँ पे कुछ लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ प्रावधान की मांग कर रहे हैं? इसमें आपको ये महसूस क्यों होती है जरूरत कि इन लोगों को बोलने ही ना दिया जाए, इनके ऊपर पत्थर फेंक दिया जाए, पानी फेंक दिया जाए, इनको सिरे से खारिज करके चुप करा दिया जाए? आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि सदियों से, सालों से जो आपका आधिपत्य रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक डिबेट्स में, मोरालिटी में, रिलीजन में, कल्चर में, परिवार में, स्कूलों में, आपको खतरा महसूस होता है जब समानता की बात होती है अपने आधिपत्य को लेकर के। अरे यार।